हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी कहानी को। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ एएमएल। ठीक है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया की लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। अभी आपने फैब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो फैब क्लासिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में ही लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में परेशानी होती है, तो उसको कैसे अपन सरल बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो हमारी लैब फाइंडिंग्स हैं, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं, कैसे आप डायग्नोस करोगे एएमएल को, तो ये चार बेसिक जो चीज़ है वहां पर उस लेवल पे हम करते हैं। सबसे पहले तो रूटीन ब्लड पिक्चर होता है। ठीक है, रूटीन ब्लड पिक्चर है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बोन मैरो एग्जामिनेशन पर हमें ध्यान देना रहता है। तीसरे नंबर पे साइटोकेमिकल स्टेन्स रहते हैं कि कौन कौन सी तमाम स्टेन्स है जिनसे हम रंगेंगे या कलर करेंगे या स्टेन करेंगे हमारे जो सेल है, पेरिफेरल स्मीयर है, तो हमें वो चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद स्पेशल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का लेवल हमने नाप लिया या लाइसोसोम का लेवल हमने मेजर कर लिया, उससे हमें पता चलता है कम ज़्यादा है कि एएमएल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, डायग्नोसिस को हम स्पेसिफिक करने के लिए। ठीक है, चार चीज़ों पर ध्यान दे दिया, ब्लड पिक्चर, बोन मैरो एग्जामिनेशन, साइटोकेमिकल स्टेन्स, स्पेशल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, चलो अब ब्लड पिक्चर पे काम आते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों पर जानेंगे। पहला एनीमिया है, एनीमिया पे ध्यान देना है। दूसरा हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। फिर डब्ल्यूबीसीज के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बात कर ली, डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम बस ये तीन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब अनीमिया में क्या क्या देखोगे, तो लगभग हमेशा एनीमिया जो है वो प्रेजेंट रहता है। सीवियर होता है, प्रोग्रेसिव होता है, नॉर्मोक्रोमिक होता है। सीवियर होता है, प्रोग्रेसिव होता है और नॉर्मोक्रोमिक होता है। मतलब ऐसा, ये जो एनीमिया है इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम नहीं होता, नॉर्मल सेल्स के जैसा ही रहता है। ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक कलर जो है वो नॉर्मल सेल्स के जैसे ही रहेगा। हाइपोक्रोमिक का मतलब पता है, हाइपोक्रोमिक का मतलब है जो कलर है वो कम हो गया है, क्रोम जो है मतलब रेडनेस है वो कम हो गई, मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब मॉडरेट रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, मतलब जो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, प्री एरिथ्रोसाइटिक जो स्टेज होती है उसके जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो भी आपको 5% तक मिल सकते हैं, और कुछ आरबीसीज, फ्यू न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी हमें मिलेंगे। ठीक है, प्लेटलेट काउंट की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट काउंट जो है वो मॉडरेट टू सीवियरली रिड्यूस्ड होता है, कम होता है। ठीक है, और इस कम कितना कम है उस लेवल पे डिफाइन होता है कि हमारे पास क्या क्या डिसऑर्डर्स को ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी कि नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि बिलो 50,000 के लगभग 50,000 पर माइक्रोलीटर के लेवल से कम होगा। अब ब्लीडिंग टेंडेंसीज के बारे में मैंने बताया कि यूजुअली कोरिलेटेड विद द लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कितना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कितनी प्लेटलेट्स कम है, 50,000 से तो कम है, लेकिन अगर 20,000 से कम हो जाएगा तो आपको स्पॉन्टेनियस हीमोरेजिक एपिसोड्स होने लगेंगे। 20,000 से कम हो गया और स्पॉन्टेनियस हीमोरेजिक एपिसोड्स होने लगेंगे। अब M3 जो है, M3 अगर आपने, मैंने फैब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और उसमें अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो M3 का जो AML का जो फैब क्लासिफिकेशन होता है, जो M3 की जो क्लास होती है उसमें वो जो है वो DIC से एसोसिएटेड रहती है, मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन पूरे में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। ठीक है, अगली चीज पर आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या हमें मिल सकता है, द टोटल डब्ल्यूबीसी रेंजेस फ्रॉम सब नॉर्मल टू मार्गली एलिवेटेड। मतलब एक तो नॉर्मल से कम भी हो सकता है और ले से लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो कैसे कैसे होगा, 25% पेशेंट्स में लगभग 1,000 से लेकर के 4,000 के बीच में पर माइक्रोलीटर में हमें जो है डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। ठीक है, ल्यूकेमिक सेल्स जैसे बोलेंगे। तो 1,000 से 4,000 नॉर्मल कितना रहता है, 4,000 से 11,000 के बीच में रहता है। तो नॉर्मल से 1,000 से ये कम वाले हो गए। और एडवांस्ड डिजीज में हो सकता है प्रोग्रेसिव राइज हो जाए, बढ़ता ही चला जाए और वो 1,00,000 से ज्यादा हो जाए। वैसे नॉर्मली कितने रहते हैं, 4,000 से 10,000 के बीच में पर माइक्रोलीटर या मिलीमीटर क्यूब। लेकिन अगर एडवांस डिजीज बहुत ज्यादा डिजीज हो गई है तो प्रोग्रेसिव राइज होगा और वो 1,00,000 के ज्यादा भी पहुंच सकता है। ठीक है, a majority of leukocytes in the peripheral smear are blasts and are then often neutropenia due to marrow infiltration by leukemic cells. बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो रहते हैं पेरिफेरल ब्लड में, बाहर जो ब्लड वेजल्स में है, जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें वो ब्लास्ट रहेंगे। एंड देयर इज ऑफन न्यूट्रोपिनिया, मतलब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि जो मैरो का इन्फिल्ट्रेशन होता है ल्यूकेमिक सेल्स से। ठीक है, जो मैरो जो रहती है वो
बाकी के ब्लास्ट सेल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो न्यूट्रोफिल्स आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अब स्मीयर सेल्स होते हैं, अगर डीजनरेटेड ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन द पेरिफेरल ब्लड में हमें मिलते हैं तो हम उन्हें स्मीयर सेल्स बोलते हैं। एक पॉइंट है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मीयर सेल्स डीजनरेटेड ल्यूकोसाइट्स रहेंगे पेरिफेरल ब्लड में जो सर्कुलेट हो रहे हैं। समझ में आया? चलो, ये तो हो गया ब्लड पिक्चर, हमने सीबीसी करवाया और सीबीसी के बाद ये फलाना फलाना चीजें हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो है बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, बोन मैरो एस्पिरेशन में दो चीजें हमें ध्यान रखेंगे। बोन मैरो एस्पिरेशन अगर नहीं हो पाता है, एस्पिरेशन अगर हमारा फेल होता है तो हमें करना रहता है बायोप्सी। ठीक है, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्रेफिन लेवल्स रिवील्स द फॉलोइंग फीचर्स। वही ट्रेफिन का मतलब ये बायोप्सी पे बताया गया। ट्रेफिन बायोप्सी होती है अगर बोन मैरो एस्पिरेट का एग्जामिनेशन करेंगे या फिर एस्पिरेशन करेंगे या फिर ट्रेफिन बायोप्सी हमें फलाना चीजें बताती है। एक तो हमें सेलुलरिटी के बारे में देखना है, एक ल्यूकेमिक सेल्स के बारे में देखना है। ठीक है, फिर हमें इरेथ्रोपोइसिस कैसी हो रही वो देखना है, चौथे नंबर पे प्लेटलेट्स देखना है, पांचवें नंबर पे साइटोजेनेटिक्स देखना है और छठवें नंबर पे इम्यूनोफिनोटाइपिक देखना है। इम्यूनोफिनोटाइप क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये टर्म जो है याद करने के लिए नहीं होते, इम्यूनोफिनोटाइपिंग। अब तरीका भी बता दे रहे हैं, तो कभी भी पढ़ने बैठो ना, अगर कुछ समझ में ना आए तो फटाक से गूगल खोल के देख लेना चाहिए उसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि हम रटते हैं यार ये इम्यूनोफिनोटाइपिंग क्या है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग अब चलो बताऊंगा मैं, बहुत सिंपल सी चीज होती है। एक बार हमने समझ लिया तो हमारे दिमाग में सीधे इमेज बनती है कि क्या है वो, और नहीं समझते ना तो वो ऑक्यूपाई करके रखता है हमारे ब्रेन को, और वो बाकी जो अच्छे से याद है ना वो चीजें भी भुला देता है। चलो वापस ज्ञान की बातें खत्म करके आगे बढ़ते हैं। सेलुलैरिटी, सेलुलैरिटी के बारे में देख लें तो कौन कौन से सेल्स होंगे। वैसे तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो हमें मिलेगा। ठीक है, हाइपर सेलुलर बोन मैरो मिलेगा, सेल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें ब्लड टैप या ड्राई टैप मिल सकता है। इसका क्या मतलब है? टैप मतलब अगर मैं ब्लड टैप की बात करूं, ब्लड और ड्राई टैप। ठीक है, तो ब्लड ट्रैप या ड्राई टैप, अब चलो एक मजेदार चीज अपन देखते हैं। अब वो हो नहीं रहा है, चलो ठीक है। ब्लड टैप या ड्राई टैप की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो एस्पिरेट है जो हमने किया है वो फेल हो गया है। यानी कि या तो उसमें ब्लड आ गया है या तो वो खाली ड्राई टैप आ गया, मतलब सूखा हुआ है, उसमें कोई हमारे सेल्स नहीं है। तो सेलुलैरिटी में अब हमने देखा कि एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया एक कैंसर है, इसका मतलब है कि बहुत सारे सेल्स उसमें हैं, लेकिन फिर वो ब्लड ड्राई टैप और ब्लड टैप क्यों मिल रहा है? तो इन्होंने बोला है कि ड्राई टैप अगर एएमएल में होता है तो वो हो सकता है पैनसाइटोपिनिया के कारण ही हो। उसका एक रीजन हो सकता है कि वो पैनसाइटोपिनिया हो, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स है इसके कारण भी ड्राई टैप हो सकता है। बहुत ज्यादा सेल्स है इसलिए भी हमारा जो बोन मैरो जो नीडल है उसमें हमें कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो है मैरो है वो सेल्स के कारण साइटो से पैनसाइटो या जो ओवर प्रोलिफरेशन के कारण इतने ज्यादा सेल्स हैं, सो मच पैक्ड विद द ल्यूकेमिक सेल्स दैट दे कैन नॉट बी एस्पिरेटेड बिकॉज द सेल्स आर एडहेसिव एंड इनमेश्ड इन रेटिकुलन फाइबर्स। जो बोन मैरो के अंदर रेटिकुलन फाइबर्स होते हैं उसमें इतने ज्यादा घसे हुए हैं सेल्स कि वो निकल ही नहीं पा रहे, एस्पिरेट ही नहीं हो पा रहे, फंसे हैं, इसके कारण हम उसे निकाल नहीं पा रहे। समझ में आ गया? इतने ज्यादा सेल्स है, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें ट्रेफिन बायोप्सी का यूज करते हैं। तो इन्होंने लिखा है ट्रेफिन बायोप्सी कब हम यूज करना चाहिए। ठीक है, अब ल्यूकेमिक सेल्स की बात करते हैं। ल्यूकेमिक सेल्स में टाइटली पैक्ड विद ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स, वही बोला, ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स जो रहते हैं उससे टाइटली पैक्ड रहेगा जो बोन मैरो रहेगा। उसके बाद है डायग्नोसिस जनरली पॉसिबल विद रूटीन रोमानोस की स्टेन जो रहती है। फैब क्लासिफिकेशन के लिए हम रोमानोस की स्टेन का यूज करते हैं और उसमें हम डायग्नोसिस पता करते हैं। कैसे डायग्नोसिस करोगे? तो जो फैब क्लासिफिकेशन का जो हमारे पास फैब क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, इसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ फैब क्लासिफिकेशन है, उसमें हमें एटलीस्ट 30% ब्लास्ट सेल्स की जरूरत होती है बोन मैरो के अंदर। और जो डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन है उसमें हमें 20% ब्लास्ट सेल्स की जरूरत होती है। तो याद कर लेना, डब्ल्यूएचओ में 20% है और फैब क्लासिफिकेशन में 30% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ल्यूकेमिक सेल्स में ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स हमें मिलेंगे, रोमानस की स्टेन्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, सेलुलरिटी बता दिया, हाइपोसेलुलर होगी, ड्राई टैप मिल सकता है, पैनसाइटोपिनिया में भी मिल सकता है, ये एक विरोधाभास है, कॉन्स्पिरेशन है कि इतने ज्यादा सेल्स हैं लेकिन फिर भी बोन मैरो जो है वो ये नहीं समझना है कि हम नेगेटिव डायग्नोसिस बना लें। बोन मैरो में जो बोन मैरो एस्पिरेशन में हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया? चल, अब आते हैं इरेथ्रोपोइसिस पर।
अब आते हैं इरेथ्रोपोइसिस पर। बोन मैरो के अंदर ही एस्पिरेशन में ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने सेलुलैरिटी के बारे में देखा, हमने ल्यूकेमिक सेल्स के बारे में देखा, अब हम आरबीसीज के बारे में देखेंगे। आरबीसीज के बारे में देखेंगे, इरेथ्रोसाइसिस देखेंगे कैसी हुई। तो इरेथ्रोपोइटिक जो सेल्स होते हैं वो रिड्यूस हो चुके होते हैं, डिस इरेथ्रोपोइसिस हो गई है, मतलब बहुत गड़बड़ तरीके से सेल्स बन रहे हैं। मैंने बोला ना रेटिकुलोसाइट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे पेरिफेरल स्फीयर में, मेगालोब्लास्टिक फीचर्स मिलेंगे, बड़े बड़े सेल्स मिलेंगे, और रिंग सिडेरोब्लास्ट मिलेंगे। रिंग सिडेरोब्लास्ट क्या होते हैं, तो आयरन लेडेड सेल्स होते हैं। आयरन अच्छी तरीके से हो सकता है इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हीमोग्लोबिन में, तो आयरन आपको ऐसे मिलेगा। ये सेल है, ये न्यूक्लियस के आसपास है, और यहाँ पे ब्लू कलर की रिंग्स हमें मिलेंगी, देखेंगे इमेजेस, ठीक है। अब मैं समझ लेना तो समझ में आएगा, कब जब पूछूंगा तो बताना। मेगा कैरोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की बात करें तो रिड्यूस्ड रहेंगी या तो एब्सेंट रहेंगी। हमने बोला ना कि हमेशा जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रिड्यूस्ड रहेंगी, 50,000 से कम भी हो सकती हैं, 20,000 से कम भी हो सकती है। 20,000 से कम होंगी तो क्या होगा बताओ? 20,000 से कम होगा तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस थ्रोम्बोसाइटोपिक एपिसोड्स मिलेंगे, ठीक है। चलो M3 में और क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, M3 में DIC मिल जाएगा। चलो अब साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो कैरोटाइप अगर आप करोगे एबनॉर्मलिटीज इन 75% केसेस, 75% केसेस में हमें कैरोटाइपिक एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी, मे हैव अ रिलेशनशिप टू प्रोग्नोसिस। उसका हो सकता है रिलेशनशिप हो प्रोग्नोसिस पर, कि वो कम ज्यादा होते रहे प्रोग्नोसिस के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ द मेन कंसिस्टेंट साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन स्पेसिफिक फैब ग्रुप्स आर अंडर। हमने बताया था M3 में जो है 3 आ रहा है तो 15 कर लो, M4 में 4 का वो आ रहा है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है M3 में केसेस है T15 और 17 ऑड आउट आ रहे हैं। M4E में E का याद करो, M4 मोटा मोटा याद करो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 16, ठीक है। ये INV 16 का हमें याद करना है, केसेस है INV 16, ठीक है। E फॉर एबनॉर्मल ईसोनोफिल्स इन द बोन मैरो, E का के लिए यूज हुआ है एबनॉर्मल ईसोनोफिल्स के लिए बोन मैरो के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इम्यूनोफिनोटाइप आ गया भैया। व्हाट इज इम्यूनोफिनोटाइप? तो इम्यूनोफिनोटाइप हम बता दे रहे हैं, ये जो सेल्स होता है ये क्या एक्सप्रेस करेगा अपने ऊपर, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोफिनोटाइप, ठीक है। तो इन्होंने बोला AML सेल्स एक्सप्रेस ECD13 एंड CD33 एंटीजन, CD13 भी लिख दिया और CD33 एंटीजन, ठीक है। ये जो AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिक सेल्स होते हैं ये इनको एक्सप्रेस करते हैं। तो जो सरफेस प्रोटीन्स होता है, इम्यूनोफिनोटाइपिक का मतलब होता है हम एक ऐसे कुछ टेस्ट करते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि इसके ऊपर जो सरफेस प्रोटीन है वो कौन सा है, ठीक है। तो हमने उस बेसिस पर क्लासिफाई करा था कि CD वो 15 है, कि वो CD30 है ना। उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ AML है इससे पहले वाले चैप्टर में हॉजकिंस लिम्फोमा में मैंने बताया है, उसका क्लासिफिकेशन में हमें जानना है, ठीक है। बताया था मैंने। हाँ उस लेक्चर में एक थोड़ी सी गलती हो गई थी कि वो रात में बना था, मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे इंटर्नशिप वगैरह में, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, फिर भी मैंने रिकॉर्ड करके वो डाल दिया था, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, बहुत ज्यादा सॉरी। हॉजकिंस लिम्फोमा बहुत टॉपिक था और उसमें भी मैं ही जब सो रहा हूँ तो आप लोग कैसे पढ़ोगे उसको। फिर भी इग्नोर करके देख लेना, अच्छा लेक्चर है, बहुत मेहनत करी थी। चल AML एक्सप्रेस CD13 और CD3 हमें मिला था। M7 में शोज CD41 एंड 42 पॉजिटिविटी। M7 में हमें CD14 41 मिलेगा और CD40, मतलब M7 क्लासिफिकेशन वाले जो AML रहेंगे उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, CD14 41 मिलेगा और 42 मिलेगा। समझ में आया? ये याद कर लेना। आगे बढ़े। साइटोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन सी स्टेन्स हमें यूज करना है उस पर हम बात करेंगे। साइटोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी स्टेन्स का क्या क्या होगा, और कुछ एंजाइम्स जो हैं, माइलोपेरोक्सिडेज है, जैसे कि ईस्टरेज है, नॉन स्पेसिफिक ईस्टरेज है, और एसिड फॉस्फेटेज है, कि उन एंजाइम्स में क्या क्या उनकी पॉजिटिव मिलेंगे कि नेगेटिव मिलेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड इमेच्योर माइलोपेरोक्सिडेज का मतलब इमेच्योर जो माइलॉइड सेल्स है ना उसमें ये पॉजिटिव मिलेगा, और जिन जिन सेल्स में ग्रेन्यूल्स रहेंगे एओर रॉड्स जो है पॉजिटिव रहेंगे। ग्रेन्यूल्स रहेगा एक तो, और दूसरा एओर रॉड्स। एओर रॉड्स होती कैसी हैं वो हम देखेंगे अभी। और नेगेटिव इन M0 माइलोब्लास्ट में ये नेगेटिव रहेगा। याद रखना है, ये MCQ आता है कि माइलोपेरोक्सिडेज किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, नेगेटिव का हमें पता होना चाहिए। सुडान ब्लैक की बात करें तो पॉजिटिव इन इमेच्योर सेल्स में सुडान ब्लैक क्या जो है वो क्या करता है, तो लिपिड सॉल्युबल जो रहती है वो स्टेन होती है, जो कि जो ऑर्गेनील्स हैं, गोल्जी बॉडी है, इनको जो ऑर्गेनील्स हैं उनको स्टेन करती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनको ये
ब्लैक कलर का कर देती है स्टेन। अब पीरियोडिक एसिड शिप है, तो ये जो है पॉजिटिव इन इमैच्योर लिम्फोइड सेल्स और इरेथ्रोल्यूकेमिया। इरेथ्रोल्यूकेमिया एफआईएफ क्लासिफिकेशन में कौन सा था, M6 हमने पढ़ा था, तो M6 को काम करती है ना इनमें ये पॉजिटिव। अब यही एमसीक्यू बन के आते हैं कि पीरियोडिक एसिड इस पे किस किस को कलर करेगी, ऑप्शन दे दिए 4, उसमें से 6 को हमें लगाना है कि पॉजिटिव रहती है इमैच्योर लिम्फोइड सेल्स में और इरेथ्रोल्यूकेमिया में भी पॉजिटिव रहती है। फिर नॉन स्पेसिफिक ईस्टर डेज की बात करें तो मोनोसाइटिक सीरीज जो रहेगी वो उसमें M4 और M5 में हमें मिलेगी, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज फोकल पॉजिटिविटी इन ल्यूकेमिक ब्लास्ट जो रहते हैं ALL एंड डिफ्यूज रिएक्शन इन मोनोसाइटिक सीरीज में। अब फोकल पॉजिटिविटी मतलब फोकल पॉजिटिविटी कहाँ मिलेगी, ल्यूकेमिक ब्लास्ट में और ALL के अंदर एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में, और डिफ्यूज रिएक्शन मिलेगा हमें AML में जो कि M4 और M5 के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो AML और ALL इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट पड़ेगा एसिड फॉस्फेटेज। ALL कैसे करेगा फोकल पॉजिटिविटी में, ल्यूकेमिक ब्लास्ट में, और डिफ्यूज रिएक्शन शो करेगा M4 और M5 में यानी कि AML, ठीक है। अब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया था कि कौन से लाइसोसोम जो है जो हम देखेंगे और सीरम यूरिक एसिड को हम देखेंगे। अगर यूरिक एसिड फ्रिक्वेंटली इंक्रीज्ड है, बार बार बढ़ा हुआ आता है, तो रैपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ ल्यूको, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ेंगे तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड वही तो है कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, वो जब डिग्रेड होते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। लेवल्स आल्सो रेज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट में भी बढ़ते हैं विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सेल ब्रेकडाउन। सेल ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब सीरम म्यूरामिडेज, म्यूरामिडेज है जो कि एक तरह का लाइसोजाइम है। म्यूरामिडेज आर एलिवेटेड इन माइलोमोनोसाइटिक M4 सीरीज में और मोनोसाइटिक सीरीज में हमें मिलेगा M5, ठीक है। M4 एंड M5 समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में इसके आगे कुछ इमेजेस हैं, उन्हें देखना है, उन्हें देख करके हम पता लगाएंगे कि ये क्या है। मेरे हाथ में आ गया पेन और अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भैया ये बताओ। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो रिंग, वैसे मेरे लिखने से पहले यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगा के या पॉज करके बताना है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ था क्या, रिंग सिडेरोब्लास्ट, ठीक है। रिंग सिडेरोब्लास्ट में बताया था ये जो है ये स्टेन लेते हैं और इसमें जो आयरन लेडेड हीमोग्लोबिन के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। ये मिल गया, रिंग सिडेरोब्लास्ट हमें मिल गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैंने बताया ये क्या है, तो ये जो रॉड जैसा दिख रहा है तो हमने कहीं पढ़ा था एयूर रॉड्स, कहाँ पढ़ा था, माइलो पेरोक्सीडेज, ठीक है। माइलो पेरोक्सीडेज उन सेल्स को, इमेच्योर सेल्स को स्टेन करेगा जिनमें की ग्रेन्यूल्स हैं और प्लस एयर रॉड्स हैं, ठीक है। चलो फट 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 आगे बढ़े। ये क्या है भैया, ये भी क्या है बताओ, ये भी एयर रॉड्स है, ठीक है। तो ये भी बता दी, ये जो हमारे बुक में जो हर्ष मोहन है उसमें इस तरह का फोटो दिया। आगे बढ़े। अब ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है, पूरा देखने में एक रिवीजन करेंगे फटाक से हम फैब क्लासिफिकेशन का, क्योंकि मैंने बहुत बार इसमें आया है तो काम का है तुम्हारे लिए। तो देख लो, M0 मतलब मिनिमली डिफरेंशिएटेड, M1 मतलब माइलोब्लास्टिक विदाउट मैच्योरेशन। विदाउट मैच्योरेशन पहले देखो मिनिमल अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है, तो सबसे पहले तो मिनिमली डिफरेंशिएटेड, बहुत कम डिफरेंशिएशन है। फिर मैलोब्लास्ट तो बन गया लेकिन मैच्योर कम हुआ, फिर माइलोब्लास्टिक बन गया लेकिन मैच्योर अच्छा खासा हो गया, फिर प्रोमाइलोसाइटिक का स्टेज आ गई, फिर माइलो मोनोसाइटिक, एक चीज से जुड़ी हुई, माइलो प्रोमाइलो था, माइलो मोनोसाइटिक, फिर माइलो मोनो से मोनोसाइटिक, और मोनोसाइटिक इरेथ्रोल्यूकेमिक बताया था, M6 था हमारे पास, ठीक है, और मेगा कैरोसाइटिक था। चलो फटाफट इतना ही है। और मैंने यहाँ भी तुम लोगों को बता दिया था इन्वर्जन 16 है, नॉट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इन्वर्जन 16 है, और ये T का 15 था, 3 का 15 है, 2 का 8 है, और कुछ एसोसिएशन में मैंने बता दिया था जो एम है ना, वो DIC कहाँ पर होता है, और डाउन सिंड्रोम जैसे कि M7 है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। चलो आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक जरूर चाहूंगा, जो लोग देख रहे हैं, जहां तक भी, जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रही है उनसे फीडबैक आप कमेंट में कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से पहुंच रही है तो व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।